Hello students, welcome to our new channel UGT Academics for English. Today we are here to solve the section A of Gala paper 3. सेक्शन A जो है वो आपका कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक में से रहेगा, 16 मार्क्स का होता है और आप फुल्ली मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं बहुत इजीली. लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी आपके फुल मार्क्स 16 on 16 तो फिक्स हो सकते हैं. लेट्स सी, आवर क्वेश्चन 1 विल बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. पैसेज ही गिवन होगा आपको जिसमें से आपको MCQs आएंगे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना रहेगा. Read the following passage and select the appropriate answer from the options given below. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Okay. काफ़ी बार आपको आता है क्वेश्चन में कि हु इज़ आई इन द गिवन पैसेज. तो आई में आपको पहले तो आपको पता कैसे चलेगा कि आई कौन है, क्योंकि पूरे पैसेज में कहीं गिवन नहीं होता. आपको याद करना है कि कौन से चैप्टर में से लिया हुआ सवाल है. ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का है, तो इसमें आई जो है वो नेल्सन मंडेला ही रहेंगे. व्हाट इज़ आवर फर्स्ट MCQ? हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस? योर ऑप्शंस विल बी ऑपरेसर, ऑपरेस्ड और बोथ और नन. ठीक है, हमको यहाँ पर बोथ नहीं टिक करना है. हमको बोला गया है कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम. ऑपरेस मतलब ऑपरेशन जो वर्ड है आपका, इसका मतलब ही अनजस्ट ट्रीटमेंट होता है, अन्याय करना होता है. तो कोई ऐसा पर्सन जो कि दूसरे पर्सन की फ्रीडम को ले रहा है, वो भी एक तरह से देखने जाए तो फ्रीडम से परे होता है. ये हमको इस चैप्टर में बताना चाह रहा है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ही में हमको ऑपरेसर की ही बात करें, ऑपरेस्ड की बात नहीं कर रहे हैं. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ए, ऑपरेसर, अ पर्सन हु ऑपरेसेस अदर पीपल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ह्यूमन? अब देखने जाएं तो आपके पैसेज में एक ही वर्ड है ह्यूमन का, ह्यूमैनिटी. बट ह्यूमैनिटी तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. आपको पूछा है यहाँ पे एडजेक्टिव, तो आपको ह्यूमैनिटी टिक नहीं करना है. You have to read the options and identify what. फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ह्यूमैनिटी आ गया जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. सेकेंड वर्ड इज ह्यूमेन, देन ह्यूमनली एंड फोर्थ वर्ड इज इनह्यूमन. इनह्यूमन तो पूरा का पूरा वर्ड ही आपका डिफरेंट हो जाता है, जो कि इंसानों के अपोजिट वर्ड्स में यूज किया जाता है. ह्यूमनली इज योर एडवर्ब, नॉट एन एडजेक्टिव. सो योर आंसर विल बी ह्यूमेन. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन अ पैसेज which will be taken from your textbook first flight, और इसमें से आपको आएंगे क्वेश्चन आंसर, ना कि MCQs. Read the following passage and answer the questions. Gautam Buddha 563 before Christ to 483 before Christ began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. At 12 आपको बोला है आगे. At 12 मतलब 12 o'clock की बात नहीं हो रही है, 12 years of age. He was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son. They who, Gautam Buddha and his wife, had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, 12 plus 4 16, 16 plus 10 अराउंड 25 ईयर्स की एज के आसपास द प्रिंस. ओके, काफ़ी बच्चे समझते हैं कि प्रिंस यहाँ पे गौतम बुद्धा के सन को बोल रहे हैं, बट नो, यहाँ पे प्रिंस गौतम बुद्धा को ही बोल रहे हैं. द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. कभी उनको कहीं पे जा रहे थे वो, तो उनको वर्ल्ड की सफरिंग सारी दिखाई दे गई. वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन, चांस्ड अपॉन मतलब क्रॉस करना. उनके सामने कौन आ गए? ए सिक मैन, देन एन एजेंट मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. ये चारों लोग, एक जिसकी एज ही काफ़ी कम है, दूसरा जो कि एज होते हुए भी बीमार है, थर्ड अ पर्सन हु ऑलरेडी डाइड, एंड फोर्थ अ पर्सन हु इज़ लिविंग, हु इज़ हेल्दी लिविंग बट ही डज नॉट वांट अ मटीरियलिस्टिक लाइफ. ऐसे 4 लोग उनको दिखाई दिए. These sights, ये नज़ारा जो था, so moved him that he at once मतलब उसी वक्त went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. उन्हें जो sorrows देखे थे उनकी वजह से उनको enlightenment लेने की इच्छा हो गई. He wander मतलब there are 2 wonder. One is WO वाला wonder, the other one is WA वाला wonder. This is wandering मतलब घूमना. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree when he vowed to stay until enlightenment came. वहाँ पे उन्हें
कसम खा ली थी कि अब जब तक एनलाइटनमेंट नहीं मिलती, 7 साल तक वो घूमे थे और फिर उनको एक पीपल ट्री के नीचे उन्होंने रेस्ट ले लिया कि अब जब तक एनलाइटनमेंट नहीं मिलती मैं यहीं पे अपना काम करूँगा. नाउ विल सी द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. Your first question is when was Gautam Buddha sent away for schooling and when did he marry? तो ये तो हमने पहले ही टिक कर लिए थे सारी की सारी क्वेश्चंस, जो कि at the age of 12 he was sent away for schooling and after 4 years means at the age of 16 he went married to a princess. Gautam Buddha was sent away for schooling at the age of 12 and married at the age of 16. You may write the answers along with the video. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. लैंग्वेज सब्जेक्ट है, राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और स्पीड भी आपकी बहुत ज़्यादा देखी जाती है. यहाँ पर आपको 80 मार्क्स का पूरा पेपर जो है आपका सिर्फ 3 आवर्स में कंप्लीट करना रहता है. वैसे तो सफिशिएंट टाइम है बट स्टिल आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. विच साइड्स मूव्ड गौतम बुद्धा? ओके, गौतम बुद्धा को कौन सी साइड्स जो थी वो मूव कर गई? तो हमने यहाँ भी पढ़ा था, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, देन एन एजेड मैन, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. This will be your answer. But you don't have to write the full line, वो बहुत ज़्यादा childish लगता है. आपको क्वेश्चन में से ही देख के लिखना रहेगा. The sights which moved Gautam Buddha were, या Gautam Buddha was moved by the sights of a sick person, an aged man, elderly man, a corpse मतलब funeral procession, and lastly a monk begging for alms. This will be your answer. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम? जब तक कि उनको एनलाइटनमेंट मिली वो कहाँ रहना चाहते थे? वो पीपल ट्री के नीचे उन्हें रेस्ट लिया था. ये हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था, अंडर द पीपल ट्री. दिस विल बी योर आंसर. गौतम बुद्धा वो टू स्टे अंडर अ पीपल ट्री अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम. These are your 5 marks from the passage which you can score very easily. So let's move to the next question, which is fill in the blanks. Okay. फिल इन द ब्लैंक्स भी आपकी जो होती है वो टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में से ही रहेगी. आप चैप्टर्स ऑलरेडी रीड कर चुके हैं बट आई विल रिक्वेस्ट कि अभी से आप जो चैप्टर्स हैं वो एक बार फिर से सारे रीड कर लीजिए ताकि फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं भी आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन ना हो. आपको 5 ब्लैंक्स के 5 ऑप्शंस भी गिवन होते हैं, सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू स्कोर दीज मार्क्स. योर ऑप्शंस आर चिंक्स, साइलेंस, ट्रिकल्ड, एयर होल्स एंड अपेलिंग. ऑप्शंस पढ़ के ही हमको पता चल जाता है कि ये मिसबिल द ऑटर के चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक जो होगा वो आपका आया होगा. When I returned, there was a blank spectacle. What kind of a spectacle? A paling spectacle. There was complete blank from the box. There was complete silence from the box. But from its blank and blank. But from its chinks and air holes. Or but from its air holes and chinks. इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को. बट फ्रॉम इट्स चिंक्स एंड एयर होल्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड. ओके, these are your answers. I hope you are very fine with this. Okay, your next question will be fill in the blanks which will be from your textbook first flight only. आप चैप्टर्स तो पूरा साल पढ़ ही चुके हैं, आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस भी दिए रहते हैं और 5 ब्लैंक्स ही होती हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस जो है वो सेट हो सकते हैं. लेकिन आपको अभी से आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ रीड योर चैप्टर्स वेरी केयरफुली, क्योंकि कहीं पे कोई ब्लैंक्स में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है. ओके, फर्स्ट विल रीड द ऑप्शंस विच आर चिंक्स, साइलेंस, ट्रिकल्ड, एयर होल्स एंड अपेलिंग. ये ऑप्शंस पढ़ते ही आपको पता चलता है कि ये चैप्टर जो है ये मिसबिल द ऑटर वाले चैप्टर में से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपकी ली गई है. व्हेन आई रिटर्न्ड देयर वाज एन अपेलिंग स्पेक्टिकल. देयर वाज कंप्लीट ब्लैंक फ्रॉम द बॉक्स. कंप्लीट silence from the box, but from its blank and blank. Around the lid. Lid के पास क्या होंगे? Chinks and air holes, of course. But from its chinks and air holes, blood had trickled and dried. ट्रिकल्ड का मतलब होता है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो कि फ्लो हो रहा हो कहीं से भी, जैसे कि वाटर है या फिर ब्लड है, तो उसका फ्लोइंग बहुत ही लिटिल अमाउंट में, जैसे टैप थोड़ा सा ओपन रह गया उसको बोलते हैं ट्रिकल. तो वैसे ही उस बॉक्स में से ब्लड जो था वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा था.
ओके अब यहाँ पे जो है वो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयर होल्स एंड चिंग्स था या फिर चिंग्स एंड एयर होल्स था, तो इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रीडिंग जो है अभी से अपनी स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जो आपको 5 to 6 सेंटेंसेस में लिखने रहेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, फर्स्ट फ्लाइट, और स्टोरीज के क्वेश्चन रहेंगे। पोएम जो होती है वो सेक्शन बी में आती है आपकी, ये 6 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स ईच। बट अगेन इफ़ यू प्रैक्टिस वेरी केयरफुली, आपको IMPs भी मिल जाता है, आपको क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व कर चुके हैं आप पूरा साल, तो आप बहुत ईजीली पूरे 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट की मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ओके First question is describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. The Black Aeroplane जो आपका चैप्टर है उसमें से ये सवाल लिया गया है, जिसमें पूछ रहे हैं कि नैरेटर को क्या फील होता था, उसका कैसा एक्सपीरियंस था जब वो नए नए स्टॉर्म में गए थे, एंटर हुए थे, और उनने सबसे पहले तो क्यों जाना चाहा। द नैरेटर एक्सपीरियंस वॉज हॉरिफाइड। आपका सवाल है कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, तो फर्स्ट आप इन अ वर्ड और अ फ्रेज यही लिखेंगे कि वो कैसा था, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन ही फ्लू हिज एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, हिज ओल्ड Dakota DS-088 गॉट आउट ऑफ कंट्रोल एंड स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग अबव इन द डार्क स्काई। वहाँ पर क्योंकि वो एरोप्लेन जो था उनका वो बहुत ज़्यादा ओल्ड था, काफ़ी ओल्ड था उनका जो एरोप्लेन था, इसीलिए वो जंप और ट्विस्ट करने लग गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड एज द क्लाउड्स वर कम्प्लीटली ब्लैक, क्योंकि पूरा ब्लैक स्काई था, रात का टाइम था, उनको कुछ भी दिखाई वहाँ पे नहीं दे रहा था। हिज एक्सपीरियंस गॉट वर्स, उनका एक्सपीरियंस और बुरा कब हो गया, एज ही ट्राइड हिज रेडियो एंड कंपस बट द इंस्ट्रूमेंट्स हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड वर्किंग। उनके कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज Anne Frank write in her first essay? Okay, your answer will be Anne Frank was given an essay chatterbox to write as a punishment to talk in Mr. Keesing's क्लास। मिस्टर कीजिंग उनके मैथमेटिक्स के टीचर थे जो कि उनको पनिश करते थे और ऐसे लिखने को देते थे हर बार जब भी वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। शी गेव एन कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट इन हर फर्स्ट essay by saying that talking is a student's trait and it is necessary for every student in class। ना कि सिर्फ वो बल्कि सारे ही बच्चे जो है वो बातें करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा, और उनका तो स्टूडेंट्स का पर्सनालिटी ट्रेट ही यही होता है कि वो बात करे, क्लास में डिस्कस करे अपने फ्रेंड्स के साथ। शी रोट 3 pages about it and clarified that she would try her best to control her talkative habits which were given as genetic inheritance from a mother। She argues that ये तो मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है कि मैं बिल्कुल तो नहीं रोक पाऊंगी, बट येस आई कैन कंट्रोल। शी कन्विंसेस her teacher by this। Okay, next question is bread making still popular in Goa? How is bread an important part of Goa life? तो इसमें आपको पूछा है कि गोवा में क्या अभी भी ब्रेड पॉपुलर है, तो पहले तो इसका आंसर हम येस या नो में देंगे एंड देन विल से कि कैसे वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है गोवा की लाइफ में। Yes, bread making is still popular in Goa. Bread is an important part of Goa. कैसे? As it is an integral part of marriage gifts, Christmas cakes, parties and feasts in the form of various recipes over there। वहाँ पर ब्रेड के डो के अलग अलग रेसिपीज़, कभी केक, कभी कुछ और, कभी कुकीज़, कभी बिस्किट्स, ये सब बनाए जाते हैं। ब्रेड बैंगल्स बनाए जाते हैं ताकि वो मैरिज में, क्रिसमस में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। मोर ओवर बेकरी इज़ अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। इसका आंसर में हम ये भी लिख सकते हैं कि वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेकरी जो है गोवा में एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता है, विच मेक्स इट मोर एसेंशियल फॉर द लोकल पीपल। Our next question is what did Valli see on her way that made her laugh? वल्ली जब अपनी फर्स्ट राइड में थी बस में, तब उसने ऐसा क्या देखा जो उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस लगा। Valli saw a young cow running with its tail rose upwards in front of the bus she was riding her first trip on। जिसमें वो अपनी फर्स्ट ट्रिप एंजॉय कर रही थी जिस बस में, उस बस के बिल्कुल ठीक सामने एक काव जो थी वो जा रही थी। द काव गैलप मतलब बड़े बड़े जंप्स लेकर के आगे जाना। इन द मिडल ऑफ द रोड व्हेन द बस ड्राइवर मेड द हॉर्न विच मेड हर लाफ इवन मोर। जैसे ही बस ड्राइवर जो था वो हॉर्न साउंड कर रहा था, वैसे ही वो जो काव थी वो और ज़्यादा डर रही थी और वो और ज़्यादा फास्टली और ज़्यादा हाईली वो जंप कर रही थी और वहाँ से आगे भाग रही थी। तो ये देख के वल्ली को जो है वो बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी। दिस इज़ वट यू विल आंसर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द आंसर। आई विल सजेस्ट कि आप साथ साथ में लिख भी लें। हाउ डिड नटालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो दैट लमो हैड कम टू प्रपोज?
लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक द प्रपोजल, इसमें लमोव जो है वो प्रपोजल लेकर आते हैं नटालिया के लिए, बट शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट। वो पूरी तरह से इंसल्ट करके, आर्ग्यू करके उनको भगा देती है, घर से जाने को कह देती है। एंड आफ्टर व्हेन शी गेट टू नो कि वो उनके ही लिए प्रपोजल लेकर आए थे शादी का, तब देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करती है। नटालिया रिएक्टेड हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकली मतलब उनको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि वो आए थे, और उनको बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील हुआ कि किस तरह से उनने बहुत ही बुरे मैनर में उनको वहाँ से जाने को कह दिया। When she came to know that Lomov had come to propose her and she argued with him and insulted him rudely, कि उनको बहुत बुरी लगी ये चीज़। She feels sorry for her behavior and blames her father for not telling her about the proposal। वो अपने फादर को ब्लेम करती है कि you would have told me, तो मैं शायद उनके साथ इतना बुरी तरह से बात नहीं करती। And then she threatens him to die if Lomov does not comes back and rushes outside to call him। और वो अपने फादर को जो है थ्रेटन करती है कि आप लोमोव को अगर वापस नहीं लाएंगे तो आई विल किल माई सेल्फ, किसी भी तरह से आई वॉन्ट लोमोव बैक इन द हाउस। ओके, दीज वर योर क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इतने क्वेश्चंस जो है वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से ही आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। इतना जो आपके हाथ में है, जितना आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें आप ट्राई करिएगा कि बिल्कुल भी आपकी मार्क्स जो है वो ना जाए। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको UGT के ऐप पे मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।